to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। खता उसकी मुआफ़ी से बड़ी है, मैं क्या करता सज़ा देनी पड़ी है। सदार आसिफ ने लिखा है, माफ़ी तमाम गिले शिकवों को दूर करने का मंत्र है। सॉरी से उदार कोई शब्द नहीं। माफ़ी बड़प्पन भी होती है, माफ़ी प्रेम भी होती है। हमने सुना है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। लेकिन हमने और भी बहुत कुछ सुना है। हमने सुना है पानी का सिर के ऊपर जाना भी, और हमने सुनी है न्याय संहिता भी। और न्याय संहिता में हर गलती की माफ़ी नहीं होती, या फिर ऐसे कहें कि हर माफ़ी काफ़ी नहीं होती। ये बात स्पष्ट हो गई 2 अप्रैल को, जब पतंजलि आयुर्वेद के फाउंडर रामदेव और इसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बालकृष्ण अदालत के सामने खड़े थे और कोर्ट ने माफ़ी देने से मना कर दिया, क्योंकि मामला जनहित का था, लोक स्वास्थ्य का था। क्या हुआ अदालत में जब पेशी हुई रामदेव और बालकृष्ण की? क्या हुआ जब रामदेव कोर्ट के सामने दोनों हाथ बांधे हुए खड़े थे? आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार स्वीकार कीजिए, अपन हैं कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। पतंजलि आयुर्वेद के फाउंडर और योग गुरु रामदेव और इसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण की 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में पेशी हुई। पतंजलि पर गुमराह करने वाले विज्ञापन देने और एलोपैथी के बारे में नेगेटिव प्रचार करने का आरोप है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। रामदेव और बालकृष्ण ने कोर्ट से कुछ दिन पहले भी लिखित में माफ़ी मांगी थी। 2 अप्रैल को एक बार फिर से माफ़ी मांगी, लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया कि हमें माफ़ीनामा नहीं सुनना। ये भी कहा कि अब आप कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। अदालत ने पतंजलि से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। उसमें भी रामदेव और बालकृष्ण को मौजूद रहने के लिए कहा है। ये केस किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, बता रही हैं इंडिया टुडे की लीगल मसलों को कवर करने वाली जर्नलिस्ट कनु शारदा। जी, ये केस शुरू तो हुआ था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की पिटीशन पे, जिसने मांग की गई थी कि बाबा रामदेव ने जो डॉक्टर्स के खिलाफ और एलोपैथी के खिलाफ जो एलिगेशंस लगाए थे वो कितने खराब थे। इससे शुरुआत हुई थी, पर सुप्रीम कोर्ट एक सुनवाई के दौरान पाया कि जो है पतंजलि आयुर्वेद जो है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, मतलब भ्रामक तरह से जो एडवर्टाइजमेंट्स है वो दे करके कैसे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और इसके नतीजन काफी लोगों का विश्वास जो है वो टूट रहा है। इस पे से शुरू होकर अब जो मामला जो आया है वो ये आया है, सुप्रीम कोर्ट ने आज भी अपने ऑर्डर में ये क्लियरली बताया कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे। अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी यहाँ पे गिल्टी पाई गई तो उत्तराखंड की जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उन्होंने सिर्फ वार्निंग दी कि पतंजलि आयुर्वेद को क्यों छोड़ दिया, जबकि आयुष मंत्रालय ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने आयुष मंत्रालय से भी स्पष्टीकरण मांगा है कि उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया उस दौरान जब भारत जैसा देश जो है कोरोना की महामारी झेल रहा था। तो कोरोना जैसी दवाई जिसने क्लेम किया था कि वो कोरोना को ठीक कर सकती है, तो उस पर उसका क्या व्यू है, क्यों नहीं एक्शन लिया गया। तो अब ये जो मामला है ये भ्रमिक विज्ञापनों से दूर अब ये बड़े उस पर जा रहा है कि ये जो हमारी एजेंसीज हैं जो हमारी बनाई गई है, क्या वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और ऐसी जितनी भी लाइसेंसिंग अथॉरिटीज हैं वो क्या काम करती हैं और किस तरह से उनकी रूपरेखा है, इस पे भी सुनवाई अब चलेगी। तो इस केस में रामदेव की ओर से वकील थे बलबीर सिंह। अदालत ने पिछली सुनवाई में उनसे कहा था कि अगली तारीख पर रामदेव और बालकृष्ण मौजूद रहें। आज जब सुनवाई शुरू हुई तो जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने पूछा कि ये दोनों कहाँ हैं। बलबीर सिंह ने कहा कि दोनों लोग माफ़ी मांगने के लिए यहाँ आए हैं, यहाँ मौजूद हैं, लेकिन भीड़ की वजह से कोर्ट रूम तक नहीं आए हैं। तो बेंच ने कहा कि कोई बात नहीं, आप उन्हें यहाँ बुला लीजिए। इसके बाद रामदेव और बालकृष्ण अदालत में पेश हुए। दलीलों का एक लंबा दौर चला। बलबीर सिंह ने कहा कि रामदेव और बालकृष्ण माफ़ी मांगने के लिए ही आए हैं, मैं उनकी तरफ से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूं। बेंच ने इस पर कहा कि इस तरह की माफ़ी लिप सर्विस मात्र होती है, यानी सिर्फ कहने के लिए होती है। कोर्ट के आदेश को गंभीरता से लेना चाहिए था। विस्तृत हलफनामा दाखिल करिए, निर्देशों का पालन आपने किया नहीं, अब कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। इस पर वकील बलबीर सिंह ने कहा कि दरअसल वो विज्ञापन कंपनी के मीडिया विभाग ने जारी किए थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में जानकारी नहीं थी। बेंच ने कहा कि अनजान बनने का बहाना मत कीजिए, आपका मीडिया विभाग किसी अलग द्वीप से नहीं चल रहा होगा। जब एक बार कोर्ट को अंडरटेकिंग दे दी गई तो ये किसकी ड्यूटी थी कि वो मैसेज को नीचे तक पहुंचाए। इस पर पतंजलि की तरफ से वकील विपिन सांघी सहमत हुए। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से भी गलती हुई है और उन्होंने माफ़ी मांग ली। बेंच ने फिर कहा कि आपकी माफ़ी इस कोर्ट के लिए काफ़ी नहीं है,
ये सुप्रीम कोर्ट को दी गई अंडरटेकिंग का खुला उल्लंघन है, जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। सिर्फ ये कहना कि माफ़ कर दें काफ़ी नहीं है, हम इस तरह की दलील को स्वीकार नहीं करेंगे। बात को आगे बढ़ाते हुए बेंच ने कहा कि कोर्ट के आदेश के 24 घंटे के भीतर आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और विज्ञापन छापना बताता है कि आपके मन में कोर्ट के प्रति कैसी भावना है, कितना सम्मान है। कंपनी के को-फाउंडर होने के बावजूद कोर्ट के आदेश के बारे में रामदेव को नहीं पता था, ये विश्वास करना असंभव है। इस पर बलबीर सिंह ने कहा कि गलती हुई है और हम इससे मुंह नहीं मोड़ रहे, हम गलती को स्वीकारते हैं और बिना शर्त माफ़ी मांगते हैं। तब बेंच ने कहा कि मिस्टर बलबीर सभी तरह के नतीजों के लिए, सभी तरह के परिणामों के लिए तैयार रहिए, झूठे बयान देने का केस भी चलेगा। कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ ये आपने सुना, तो क्या इसके आधार पर यह माना जा सकता है, क्या ये मान लें कि पतंजलि ने एक तरह से स्वीकार कर लिया है कि विज्ञापन भ्रामक तो थे, गुमराह करने वाले तो थे? जी बिल्कुल, पतंजलि खुद मानता है कि उन्होंने भ्रामक विज्ञापन दिए, क्योंकि उन्होंने बार बार आज भी अनकंडीशनल अपॉलजी कोर्ट के सामने रखी, जो कोर्ट ने मानने से सख्त इनकार कर दिया। और कोर्ट ने ये भी कहा कि आपने अंडरटेकिंग देने के बावजूद आपने ये एडवर्टाइजमेंट्स को देना बंद नहीं किया, जो कि आपको कटघरे में खड़ा करता है। आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। पतंजलि तो मानता है कि उनके पास साइंटिफिक प्रूफ नहीं है इस चीज को लेके कि कैसे जो है वो ये दवाइयां मैन्युफैक्चर कर रहा था। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के पास लिखित में कंप्लेंट्स भी आई थी इस पूरे दौरान, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने उत्तराखंड की स्टेट फार्मा जो काउंसिल लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको लिखा भी था, और उन्होंने भी आगे एक वार्निंग देके पतंजलि को छोड़ दिया। पर बात यहाँ सिर्फ ये आती है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की एक अहम टिप्पणी ये भी हुई थी कि हमें ऐसा लग रहा है कि सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, मतलब सेंटर, स्टेट और पतंजलि सब आपस में मिले हुए हैं और सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो इस नेक्सस को कहीं ना कहीं ब्रेक करने के लिए अब हम आने वाले समय में देखेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले को 10 अप्रैल तक के लिए स्थगित किया है और पतंजलि आयुर्वेद से फिर से दोबारा से हलफनामा मांगा है और सेंटर से भी हलफनामा मांगा है कि आप एक्सप्लेन कीजिए क्यों ऐसा आपके ऊपर कार्रवाई ना हो। और स्टेट ऑफ उत्तराखंड और उनकी स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, उनको भी पार्टी बना के शामिल किया है एक्सप्लेन करने के लिए कि ये जो चीजें हुई, पतंजलि इतना आगे बढ़ा तो वो कैसे बढ़ा, क्योंकि बिना किसी सहायता के ऐसी चीजें आप नहीं कर सकते। कोर्ट ने ये बोला है कि आप जो है लोगों की सेहत के साथ नहीं खेल सकते, नहीं खिलवाड़ कर सकते, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंड है जो सुप्रीम कोर्ट ने आज लिया है। वो इसी बात से ज्यादा चिंतित है कि कोरोना के टाइम पे कोरोना जैसी दवाई पता नहीं लाखों करोड़ों लोगों ने खाई होगी बाबा रामदेव के विश्वास पे। आज कोर्ट ने ये भी बोला कि बाबा रामदेव आप योगा करते हैं, योगा को प्रमोट कीजिए, उसमें आप बहुत अच्छे हैं, पर जिस चीज में आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है आप उस चीज में एंटर मत कीजिए। तो शुरुआत तो इसकी जरूर आयुर्वेदिक वर्सेस एलोपैथिक हुई थी, पर ये अब जो मामला है ये बड़ा होता इसलिए दिख रहा है क्योंकि पहली चीज ये जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं इनके बेसिस पे बहुत सारे लोग जाने अनजाने में उन पे विश्वास करते हैं और उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। एक तो यहाँ पे सरकार अगर एक गाइडलाइन लाती है और सुप्रीम कोर्ट उसको इम्प्लीमेंट करने को कहती है तो एक बहुत अच्छा कदम होगा। अब थोड़ी बात उस संगठन की जो पतंजलि को कोर्ट तक ले गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, देश में डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे बड़ा संगठन आईएमए ने 17 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। कहा था कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और इसके इलाज के संदर्भ में एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया है। ये भी कहा था कि पतंजलि ने भ्रामक विज्ञापन देकर आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया है। ये सारे आरोप पतंजलि की तरफ से 10 जुलाई 2022 को कुछ अखबारों में दिए आधे पन्ने के विज्ञापन के आधार पर लगे। इन विज्ञापनों में कई बीमारियों के आयुर्वेद से इलाज का दावा किया गया था। 21 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पतंजलि को इस तरह के भ्रामक दावों वाले विज्ञापन तुरंत बंद करने होंगे। नहीं बंद किए गए तो हर झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। इसी के अगले दिन 22 नवंबर 2023 को बालकृष्ण और रामदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बार फिर अपने दावों को दोहराया। झूठा प्रोपेगेंडा प्रचार हम नहीं कर रहे। डॉक्टरों के एक ऐसे गिरोह ने, एक ऐसे गैंग ने, एक ऐसी संस्था बना रखी है, वो प्रोपेगेंडा करते रहते हैं योग के खिलाफ, आयुर्वेद के खिलाफ, नेचुरोपैथी के खिलाफ, अपने सनातन सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ। और वो झूठा प्रोपेगेंडा ये है कि सिंथेटिक वर्ल्ड में
बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, लिवर, किडनी फेलियर, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आज मैं 3 तथ्यों के आधार पर यह बात कहना चाहता हूं। हर दिन मेरे पास में कम से कम सैकड़ों रियल वर्ल्ड एविडेंस होते हैं, जो यहां पर भी बैठे हैं। टाइप 1 डायबिटीज है, थायराइड है, बीपी है, सामान्य नॉर्मल शुगर है, मोटापा तो 8-8 दिन में लोगों का हम 12 से 15 किलो तक कम कर देते हैं। ये बहुत साधारण सी बात है। सिंथेटिक वर्ल्ड में किसी चीज का यदि क्योर नहीं है तो ये कहना कि योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में जो हम इंटीग्रेटेड एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट सिस्टम से बीमारियों को कंट्रोल यानी क्योर करते हैं, ये झूठ नहीं है, ये सच है। यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं, हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं। आईएमए फिर से कोर्ट पहुंचा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें और दिसंबर 2023, जनवरी 2024 में पतंजलि की ओर से प्रिंट मीडिया में दिए गए कुछ विज्ञापन कोर्ट के सामने रखे। इसी साल 27 फरवरी को सुनवाई हुई। अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापनों पर रोक लगा दी। साथ ही ये भी कहा कि हमने नवंबर 2023 में भी ऐसे विज्ञापन देने से मना किया था, फिर भी विज्ञापन क्यों दिए गए। इसी आधार पर कोर्ट ने अवमानना केस में भी नोटिस जारी कर दिया। पतंजलि ने नोटिस पर जवाब नहीं दिया तो बालकृष्ण और रामदेव को पेशी पर बुलाया गया। इसी के बाद मार्च में रामदेव और बालकृष्ण ने अदालत में माफीनामा दाखिल किया था। इन सब बातों को हमने विस्तार से 19 मार्च के लल्लन टॉप शो में कवर किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। कैसे कैसे ये केस आगे बढ़ा, आईएमए ने अदालत में क्या क्या बातें रखी और उनकी पतंजलि से मुख्य शिकायतें क्या हैं, इस बारे में हमें विस्तार से बता रहे हैं आईएमए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल। वो फेलेसियस एक्ट्स के बारे में हम लोगों ने ये केस करा था सुप्रीम कोर्ट में, और जैसा कि भ्रामक एक्ट्स ये लोग देते थे, उसी उसमें हमने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में करा था, क्योंकि ये जनहित में हमने करा था। इनके इस फेलेसियस एक्ट से कोई एलोपैथिक डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन इनके फेलेसियस एक्ट से एक साधारण इंसान, इग्नोरेंट पीपल, जो पढ़ के इस भ्रम में आके कि हाँ ये चीज सही हो जाएगी, और वो करते थे, और फिर अल्टीमेटली और कॉम्प्लिकेशन के साथ उनकी हालत और खराब हो जाती थी, और जो कि इनके एक्ट से विदाउट एनी साइंटिफिक बेस थे। और इनकी एक दवाई भी थी कोरोनिल, जिसको इन्होंने कहा कि ये कोविड की इलाज होता है, जो कि बाद में वो पाया गया ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ हमने केस करा था, और जिसमें कि 21 नवंबर को कोर्ट का पिछले साल डिसीजन आया था इनके खिलाफ, जिसमें कोर्ट ने मना करा था इनको इस तरह के ऐड निकालने के लिए, और ये भी कहा था कि अगर आप नहीं मानेंगे तो 1 करोड़ का आपको पर ऐड, पर न्यूज़पेपर फाइन भी हो सकता है। उसके बावजूद भी ये नहीं माने और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, और इन्होंने पूरे कानून को, देश को, संस्थाओं को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद इस मसले पर बुधवार को अदालत बैठी। अदालत ने यह भी कहा कि आपका एफिडेविट प्रॉपर नहीं है, और जब कोई आदेशों का उल्लंघन करता है तो माफ़ी मांग लेता है, हमें माफ़ीनामा नहीं सुनना। मामले में केंद्र सरकार को भी फटकार लगी है। अदालत ने कहा कि पतंजलि बार बार इलाज को लेकर भ्रामक दावे कर रही थी और केंद्र ने आंखें मूंद रखी थी। केंद्र की ओर से आए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इस मामले पर तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस भी अब आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार ने क्यों नहीं इसमें हस्तक्षेप किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि केंद्र सरकार भी अक्सर, या उनके मंत्री अक्सर उसी तरह की बातें करते हैं, उल जलूल बातें, अंधविश्वास की बातें जो रामदेव वगैरह कहते हैं, और वो भी लोगों को विज्ञान और वैज्ञानिक स्वास्थ्य लाभ से दूर करने की कोशिश करते हैं, जिसका असर निश्चित रूप से बहुत गलत पड़ता है लोगों के स्वास्थ्य पर। यह हुई बड़ी खबर पर बात, और अब चलते हैं सुर्खियों की ओर। समन, सुनवाई, ईडी, गिरफ्तारी, जेल और बैरक। ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी के लिए इसी मुश्किल भरे शब्द परिवार का मौसम चल रहा है, लेकिन इस तपिश के बीच थोड़ी सी बदली छाई जब जमानत का मौसम आया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। संजय सिंह को दिल्ली के उसी कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 6 महीने से सलाखों के पीछे रखा गया था, जिस केस में अब उनके नेता अरविंद केजरीवाल अंदर हैं।
मंगलवार 2 अप्रैल को जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने ईडी से कहा कि उन्हें संजय सिंह को जमानत देने में कोई आपत्ति नहीं है। संजय सिंह के वकील ऋषिकेश ने बताया कि अदालत के अंदर क्या क्या हुआ। शर्तें देखिए, कोई ऐसी शर्तें नहीं है जो शर्तें जमानत की राशि को लेकर है या फिर जमानती को लेकर है कि कितने जमानती होंगे। इन शर्तों का निर्धारण जो है वो ट्रायल कोर्ट करेगी। इसमें कोर्ट ने यह भी कहा है कि राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं संजय सिंह। उस पर कोई रोक टोक नहीं है। मतलब उन्होंने, ईडी ने कहा था कि आप इसमें ऑर्डर में लिखें, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया कि ये लिखने की जरूरत नहीं है। वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और वो अगर जेल से बाहर आते हैं तो राजनीतिक गतिविधियों में वो हिस्सा ले सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। देखिए, आज भगवान जी हमारे साथ हैं, बजरंगबली हमारे साथ है, सच की जीत हुई है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि ये पूरा का पूरा केस फर्जी है और भाजपा के दफ्तर में लिखा गया है। हमें उम्मीद है जिस तरीके से संजय सिंह को राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, अरविंद केजरीवाल जी को भी न्याय मिलेगा, हेमंत सोरेन जी को भी न्याय मिलेगा। जो ये कदम भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजना, इससे भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया में थूथू हो रही है, बदनामी हो रही है। ईडी ने अक्टूबर 2023 में संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे। वही तिहाड़ जेल जहां अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी न्यायिक हिरासत के बाद से कैद हैं। केजरीवाल का जिक्र आया तो उनसे जुड़ा भी एक अपडेट आपको दे देते हैं। 1 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि पूछताछ में केजरीवाल ने 2 और मंत्रियों का नाम लिया है, आतिशी और सौरभ भारद्वाज। इन दोनों मंत्रियों ने बुधवार 2 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब 4 और लोगों का नंबर लगाया गया है। उसमें पहला नंबर मेरा है, दूसरा नंबर आतिशी जी का है, तीसरा नंबर राघव चड्ढा का है, चौथा नंबर दुर्गेश पाठक का है। तो ये तो खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी हो गई, ये तो दादागिरी हो गई। आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर बीजेपी की ओर से भी जवाब आया। ये भ्रष्टाचारी जब पकड़े जाते हैं तो ये लोग कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो रहा है, जबकि न्यायालय और जनता कहती है भ्रष्टाचारी खत्म हो रहा है। और ये कभी भी तथ्यों पे बात नहीं करेंगे। ये लोग इधर उधर की बात करके बहलाने का काम करते हैं। बुधवार को ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। पति के जेल जाने के बाद से वो काफ़ी सक्रिय हैं, जनता के नाम संबोधन देती रही हैं। पार्टी की ओर से बताया गया कि इस बैठक में विधायकों ने सुनीता केजरीवाल से कहा कि ये संदेश वो उनके नेता तक पहुंचा दें कि दिल्ली के आप विधायक उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहते हुए देखना चाहते हैं। अगली सुर्खी छत्तीसगढ़ से आई है। राज्य के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 9 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल की रात बीजापुर के थाना गंगालूर क्षेत्र में सुरक्षा बलों की एक टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया था और अगले दिन यानी 2 अप्रैल की सुबह करीब 6 बजे जब सुरक्षा बलों की टीम कोरचोली के जंगलों में पहुंची तो यहां उनका सामना नक्सलियों से हुआ। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि गंगालूर इलाके में नक्सलियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 9 नक्सली मारे गए। इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों में से किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल से एक LMG यानी लाइट मशीन गन, BLG यानी बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और कई अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है और मारे गए नक्सलियों की पहचान की जा रही है। अब बारी है लोकसभा चुनाव से जुड़े दिन भर के अपडेट्स की। लोकसभा चुनाव के लिए हर पार्टी का ताबड़तोड़ प्रचार शुरू हो चुका है। 2 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमान संभाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी 2 जगहों पर थे, उत्तराखंड के रुद्रपुर में और राजस्थान के कोटपुतली में। दोनों जगह पर प्रधानमंत्री ने जनसभाओं को संबोधित किया। कहा कि हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ तो विपक्ष कहता है कि भ्रष्टाचारियों को बचाओ। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ।
आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये देश की आवाज है और मोदी आपकी हर आवाज को सुनता है और उसके लिए ताकत भी लगा देता है। मोदी 2 राज्यों में थे तो अमित शाह भी बेंगलोर में थे। जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच कोई तुलना नहीं है। शाह ने कहा कि मोदी ने 23 साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, जबकि राहुल गांधी गर्मियां आते ही विदेश चले जाते हैं और उसके बाद उनकी पार्टी भी उनको ढूंढने में लग जाती है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी अगली सुर्खी आई बिहार से। बिहार में भी आरजेडी ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सारण में पार्टी का प्रचार किया। सारण से रोहिणी ही लोकसभा चुनाव लड़ भी रही हैं। ये उनका पहला चुनाव है। रोहिणी ने ही 2022 में लालू यादव की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें किडनी डोनेट की थी। जैसे बीजेपी और आरजेडी का प्रचार जारी है, वैसे ही प्रचार जारी है आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस का भी। इनका कैंपेन भी तेजी पकड़ चुका है। वजह है मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की सिद्धम यात्रा। इस यात्रा के जरिए वो राज्य के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, लोकसभा सीटों पर जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, उनके मुद्दों पर बात कर रहे हैं। यात्रा की बात हो रही है तो एक और राज्य में यात्रा चल रही है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की वादा निभाओ यात्रा। 2 अप्रैल को ये यात्रा राजगढ़ में थी। दिग्विजय यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए यात्रा का उद्देश्य है जनता को ये बताना कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे निभाए नहीं गए। कांग्रेस ने दूसरी तरफ अपने लोकसभा उम्मीदवारों की 11वीं लिस्ट भी जारी कर दी है। इसमें 4 राज्यों के 17 कैंडिडेट्स के नाम हैं। अब तक 231 प्रत्याशियों का ऐलान किया जा चुका है। अब जो लिस्ट सामने आई है उसमें सबसे बड़ा नाम है आंध्र प्रदेश की कड़पा लोकसभा सीट से वाईएसआर शर्मिला रेड्डी का। वो वाईएस जगन मोहन रेड्डी की बहन है और हाल ही में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। अगली अपडेट जम्मू कश्मीर से है। पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद चुनाव लड़ेंगे अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से। पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में यह फैसला किया गया है। कौन सी पार्टी? कांग्रेस नहीं, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी यानी DPAP। 2022 में गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ दी थी। इसके बाद उन्होंने नई अपनी पार्टी बनाई थी जिसका नाम रखा गया DPAP। 2014 में गुलाम नबी आज़ाद ने आखिरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उस समय वो उधमपुर लोकसभा सीट से उतरे थे, लेकिन यहाँ से उन्हें भारतीय जनता पार्टी के जितेंद्र सिंह के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद अब ये उनका पहला लोकसभा चुनाव होगा। इस बीच गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा के भी सदस्य रहे। राज्यसभा से रिटायरमेंट के बाद ही उन्होंने अपनी ये पार्टी बनाई थी। अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना पर उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि इस मोर्चे पर अभी कोई डेवलपमेंट नहीं है, आगे कुछ होगा तो बताया जाएगा। जम्मू कश्मीर के चुनावों की बात हो रही है तो ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी प्रस्तावित हैं। अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद से जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इसी साल अगस्त सितंबर तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करा लिए जाएं। फिलहाल वहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं। 5 लोकसभा सीटें हैं, 5 पर अलग अलग फेज में इलेक्शन होगा। तो ये चुनावी खबरें हुई, लेकिन चुनाव कई तरह के किस्से भी अपने साथ छोड़ते जाते हैं। ऐसा ही एक किस्सा है 1977 का। मार्च 1977 में जब देश से आपातकाल हटाया गया, इमरजेंसी हटी, तो जनता में इंदिरा गांधी और कांग्रेस को लेकर भयंकर गुस्सा था। 77 में चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी को बुरी हार मिली। लोकसभा में सिर्फ 154 सीटें मिली, आप जानते हैं। अब इंदिरा गांधी कमबैक की तैयारियों में जुटी थी। इसी बीच 27 मई 1977 को पटना के बेलछी गांव में 8 दलितों की हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी बेलछी गांव के लिए रवाना हो गई, लेकिन पीड़ित परिवार के घर जाते समय रास्ते में इंदिरा गांधी की जीप कीचड़ में फंस गई। तब उनके लिए हाथी मंगवाया गया। वो हाथी पर चढ़ी और इसी पर बैठकर बेलछी गांव पहुंची। हाथी पर सवार पूर्व प्रधानमंत्री की ये तस्वीर उस समय काफ़ी चर्चा में रही थी। उस समय बहुजन समाज पार्टी वजूद में नहीं आई थी, जिसका चुनाव निशान बाद में हाथी हुआ और हाथी बहुजनवाद का प्रतीक बना भारतीय राजनीति में। लेकिन उससे पहले हाथी पर बैठी इंदिरा गांधी की तस्वीर का एक राजनीतिक अर्थ था। 1980 में जब इंदिरा सत्ता में लौटी तो बेलछी दौरे को भी तमाम वजहों में से एक, जीत की वजहों में से एक माना गया। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।